हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। पेज नंबर 148 पे लास्ट टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़। इससे पहले मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स से क्या क्या असर पड़ता है दोनों ग्रुप्स पर वो बताया था। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे लेवल्स पर हो सकता है वो बताया था, स्ट्रक्चरल, ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल पर। गार्डनर मर्फी इन द माइंड्स ऑफ मैन वाली बुक के बारे में ये बताया था। उस बुक से वो क्या कहना चाहते हैं वो भी बताया था। उस टॉपिक में से कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो कहाँ से रहा है, या रीजंस या कॉजेज़ क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। ये जो प्रोसेस होता है ना, एक सेकेंड, हाँ। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेसेस होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें हम टर्न कर सकते हैं ऐसे कि वही कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज़ सजेस्ट करी हैं साइकोलॉजिस्ट ने कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। शेरिफ की स्टडी में हमने देखा था और वहाँ पर एक सेक्शन में मेंशन भी किया था जो मैंने बॉक्स समझाया था, शेरिफ समर कैंप एक्सपेरिमेंट्स। वहाँ पर उन्होंने कॉपरेशन और कंपटीशन का जिक्र और उसके बारे में बात की थी, जहाँ पर ये दिखाया था कि कैसे सुपर ऑर्डिनेट गोल को इंट्रोड्यूस करा के हम इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं दो ग्रुप्स के बीच में। एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल जो होता है वो दोनों के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए या दोनों पार्टीज़ के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स को साथ में कोऑपरेटिवली काम करने के लिए मजबूर कर देता है। सेकंड आ जाते हैं ऑल्टरिंग परसेप्शंस। अब भाई सामने वाले ग्रुप को लेकर जब तक तुम सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस करे जा सकते हैं अपने परसेप्शंस को ऑल्टर करके, चेंज करके। और रिएक्शंस जो है ना, जो हम रिएक्ट करते हैं सामने वाले के प्रति परसुएशन के थ्रू, जो जिसने हमसे जो बोला उसके हिसाब से उसको सच मान के हमने सामने वाले के प्रति रिएक्ट कर दिया, उस चीज़ को चेंज करना है। एजुकेशनल और मीडिया अपील्स जो आते हैं, अब राइट्स में होता है ना कि ये तो इतना बुरा है, ये वैसा है, ऐसा है, तो हम उसको सच मान लेते हैं और हम उस हिसाब से एक्ट एंड बिहेव एंड रिएक्ट करते हैं उसी ग्रुप के लोगों के प्रति, ठीक है। तो एजुकेशन और मीडिया अपील्स ये भी अफेक्ट करता है एंड हमें अपने परसेप्शंस को चेंज करना चाहिए। और कैसे ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग सोसाइटी में दिखाया जा रहा है, उनका पोर्ट्रेल कैसे हो रहा है, पोर्ट्रेयल कैसे हो रहा है उनका, उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हर इंसान सेम ही चीज़ को अलग तरीके से परसीव करता है। मे बी इस सोसाइटी में हिंदूज़ को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है बट किसी और सोसाइटी में हिंदूज़ को अच्छा नहीं मानते हैं, उन्हें अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है। तो हमारा ध्यान तो उसी तरफ जाएगा ना जहाँ अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम खुद हिंदूज़ हैं। एंड उससे क्या होता है ना कि जो दिखा रहे हैं हम कभी कभार उसे सही मान के सही चीज़ के प्रति भी गलत तरीके से बिहेव या ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू चेंज आवर परसेप्शंस एंड थिंकिंग, क्योंकि हमें एम्पैथी प्रमोट करनी चाहिए दूसरों के लिए भी, और सबको सिखाना भी चाहिए शुरू से ही एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी भाई तुम खुद को सामने वाले की जगह पर रख कर देखो, देन यू शुड बी एबल टू फील एंड रिलेट कि तुम उस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दो सामने वाले ग्रुप के लोगों के साथ। लाइक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए के कुछ लोग ग्रुप बी के कुछ लोगों को जानते हैं और उनकी बहुत पुरानी अच्छी दोस्ती है, तो उनके बीच में लड़ाई होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाकर सामने वाले ग्रुप के साथ, ये कॉन्टैक्ट्स को दो ग्रुप्स के बीच में इंक्रीज़ करके, जिसकी वजह से क्या होगा ना, दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व तो होंगे कॉन्फ्लिक्ट में लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड्स पे। मतलब वो लड़ रहे भी हैं और लड़ नहीं भी रहे हैं, और बेसिकली वो उसी एक चीज़ पे अग्री कर रहे हैं जिस पे सामने वाला ग्रुप अग्री कर रहा है। तो लड़ाई नहीं होगी ना जब वो एक बात मान गए, एक चीज़ पे, एक डिसीजन पे अग्री कर गए। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू वो न्यूट्रल ग्राउंड्स पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट वो इतना सीरियस और इतना घातक रोल प्ले नहीं कर रहा, उतना किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा उससे। और लड़ाई वही अच्छी लगती है जो हो बट उससे किसी को नुकसान ना हो और किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, ठीक है। तो जो आइडिया है वो ये है कि दोनों ग्रुप्स को साथ में लेकर आना है कि वो एक दूसरे के लिए अप्रिशिएटिव हो, एक दूसरे के ऊपर गर्व करें, एक दूसरे को प्रेस करें, एक दूसरे के लिए अप्रिशिएटिव ऐसे हो कि हाँ सामने वाले ग्रुप ने भी अपना स्टैंड लिया है, उसने भी अपना स्टैंड सही चीज़ पे लिया और उसने भी अपने लिए और हमारे लिए ये चीज़ सही बोली है, एंड मे भी उन्होंने हमारी गलती बताई हो तो वी शुड
लाइक करेक्ट आर मिस्टेक्स ना, वो चीज़। तो हमें अप्रिशिएटिव होना चाहिए सामने वाले की स्टैंड के लिए भी। और रही बात कॉन्टैक्ट्स सक्सेसफुल होने की, तो कॉन्टैक्ट्स अगर तुमने इंक्रीज़ कर भी लिए, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि तुम उन कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करके रखो, यानी कि वो सपोर्ट करे जाएं सामने वाले ग्रुप के द्वारा भी और तुम्हारे द्वारा भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों तक। जब तक तुम ग्रुप्स ने साथ में लेके काम करना है एटलीस्ट तब तक तो ज़रूर। अब कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं ग्रुप ए से हूँ और कोई और बंदा ग्रुप बी से है और मेरी और उसके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, हमने एक दिन बात करी, उसके बाद हम एक दूसरे को भूल गए, हमने कुछ बात नहीं की। इट्स नॉट लाइक दैट। कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ करने का मतलब उस कॉन्टैक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड करते रहना और करके ही रहना बिल्ड, उसे और ज़्यादा मजबूत करना और फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से वो सपोर्ट होती रहे कुछ आगे लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक। एंड दैट विल गोना हेल्प ना कि हम दोनों ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप ए के बीच में और बी के बीच में, जो कि मैं ग्रुप ए से और सामने वाला ग्रुप बी से, और हम अच्छे दोस्त हैं, तो कोई लड़ाई ना हो। ठीक है। रीड्राइंग ग्रुप बाउंड्रीज़ एक और टेक्निक है जो कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की है कि ग्रुप की बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करो। मतलब कि अपनी अपनी लिमिट्स वापस से सेट करो कि सामने वाला ग्रुप हमारे साथ इस हद तक आ सकता है, वो उसे वापस बताओ। तुम सामने वाले ग्रुप के साथ इस हद तक आ सकते हो, ये खुद को वापस बताओ और अपनी लिमिट सेट करो। मतलब कि क्रिएट करो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ग्रुप की बाउंड्रीज रीडिफाइन हो सके, ग्रुप जो है वो परसीव कर सके खुद को कि वो एक कॉमन ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप कम टू परसीव देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू अ कॉमन ग्रुप। उन्हें कुछ अलग या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग ही ना दिखे, उन्हें यही दिखे कि हाँ यार सबके साथ तो इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैं खुद को ऐसे देख सकता हूँ कि हाँ मैं भी इसी कॉमन ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप के लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है और सामने ग्रुप के लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनइक्वालिटी नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं, भेदभाव नहीं, तो लड़ाई क्यों, लड़ाई भी नहीं होगी ना फिर तो। नेगोशिएशंस बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगोशिएशन नाम से पता लग रहा है दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तीसरे पर्सन को, थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करो सेटल करवाने के लिए, जो कि दोनों के साथ न्यूट्रल वे में एक्ट करे, उसकी बात भी सुने, उसकी बात भी सुने एंड करे वो जो उसे सही लगे, जो दोनों के लिए सही हो, बेसिकली दोनों पार्टीज, दोनों ग्रुप्स के लिए, एंड वो बायस ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अब थर्ड पार्टी मान लो तुमने बुला तो ली है, बट वो ग्रुप ए से उसकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियसली बात है उसी की साइड लेगा वो, चाहे ग्रुप ए गलत भी हो या उसका डिसीजन भी गलत हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो बायस नहीं होना चाहिए, जानबूझ के अपनी दोस्ती निभाने के लिए, किसी से दुश्मनी निभाने के लिए वो किसी की साइड ना ले, बल्कि वो न्यूट्रल रहे। नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस या रिजॉल्व किया जा सकता है नेगोशिएशंस के थ्रू या थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करके, थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस के थ्रू। जो दो ग्रुप्स जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को निकाल कर या ढूंढ कर। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जिससे दोनों ग्रुप्स अग्री करें, दोनों के लिए, दोनों के हित के लिए वो अच्छा हो और दोनों को फ़ायदा करे, एंड दोनों ग्रुप्स बेसिकली उस डिसीजन के साथ, उस सॉल्यूशन के साथ अग्री कर जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है एक अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और इसकी वजह से ये चीज़ होती है ना कि एक सेकेंड में बोलते हुए ना थक गई थोड़ा। हाँ, तो जिन दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें ऐसे कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस निकालें जिससे दोनों ग्रुप्स अग्री कर रहे हैं, जो दोनों ग्रुप्स के लिए ठीक है, जो दोनों ग्रुप्स मान रहे हैं, डिस्कस करके वो सॉल्यूशन निकालें जिसमें दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी हो, ट्रस्ट भी हो, मतलब दोनों का सॉल्यूशन पे भरोसा भी हो और दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो। और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उन्हें मिल के किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है और दोनों की सुननी भी है, सामने वाले को हर्ट भी नहीं करना, क्योंकि वो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियल होना चाहिए ना, इसलिए अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, वो रिक्वायर करता है। नेगोशिएशन का मतलब रेसिप्रोकल कम्युनिकेशंस, जिसकी वजह से मैं रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन बता देती हूँ। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में जो इन्वॉल्व हुई है वो बात करेगी दोनों ग्रुप से और वो दोनों ग्रुप्स के बेसिस पर जो उसे सही लगेगा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो डिसीजन लेगी, ऐसे कि एक ग्रुप को बुरा ना लगे तो दूसरे ग्रुप को भी बुरा ना लगे एंड दोनों के लिए डिसीजन वो सही हो, अच्छा हो और दोनों के बीच में लड़ाई भी ना हो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन करेगी, लाइक वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगी। ओके, जिसकी वजह से एक एग्रीमेंट निकल के आएगा गंभीर से गंभीर सिचुएशंस में भी, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था वहाँ पर एक एग्रीमेंट निकल के आएगा जो कि म्यूचुअल दोनों ग्रुप्स जिसको मानेंगे। कभी कभार ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट एकदम ख़त्म या डिसअपियर कर दो नेगोशिएशंस के थ्रू, उस टाइम पे मीडिएशन या आर्बिट्रेशन
थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जज करना कि थर्ड पार्टी जज कर रही है कि ग्रुप ए का ये कहना है किसी चीज़ को लेकर, और किसी चीज़ को लेकर ग्रुप ए ये सॉल्यूशन दिया, ग्रुप ए ने ये सॉल्यूशन दिया, ओके, एंड ग्रुप बी का ये कहना है किसी चीज़ को लेकर, और किसी चीज़ को लेकर ग्रुप बी ने ये सॉल्यूशन दिया, फाइन। नाउ थर्ड पार्टी विल थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ऐसे कि किसका सॉल्यूशन ज़्यादा दमदार या ज़्यादा अच्छा है, और किसका सॉल्यूशन के साथ उसे स्टैंड या पार्ट अपना लेना चाहिए, किसकी साइड लेनी चाहिए। एंड साइड भी ऐसे ले कि अगर वो जिस ग्रुप की साइड ले रहा है ना, तो दूसरे ग्रुप को बुरा ना लगे, या दूसरे ग्रुप को ये लगे कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ बायस्ड है। नहीं, बिल्कुल रीजंस दे के वो ऐसे साइड ले कि हाँ, इस ग्रुप का ये डिसीजन अच्छा है, या इनके पास ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस हैं, और इसमें हम तुम्हारा भी ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला ऑल्टरनेटिव ऐड कर सकते हैं। दोनों का डिसीजन मिला के हम एक कॉमन डिसीजन तैयार कर सकते हैं जो तुम दोनों एक्सेप्ट करो, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो और लड़ाई ना हो, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी का आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मीडिएटर्स हेल्प करते हैं दोनों पार्टीज़ को कि वो अपने डिस्कशंस पे फोकस कर पाएँ जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर हो रहे हैं, और एक वॉलंटरी एग्रीमेंट पे निकल आए, मतलब वॉलंटरी एग्रीमेंट को लेकर सामने आ सकें जो कि दोनों ग्रुप्स के कंट्रोल में हो और जो उनकी इच्छा से हो, उनकी मर्ज़ी से हो, ठीक है। आर्बिट्रेशन के अंदर ये रहता है, थर्ड पार्टी के पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन देगी दोनों पार्टीज़ को सुनकर, जैसे कि मैंने बताया अभी। देन आते हैं स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस पर, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, सॉरी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे तुम रिड्यूस कर सकते हो सोसाइटल रिसोर्सेज को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करके, कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो कि जस्टिस पर बेस्ड है। अब रिसर्च हुई थी जस्टिस पर, तो कुछ सेवरल प्रिंसिपल्स निकल के आए थे जस्टिस के ऊपर। पहला आता है इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए। तुम रिसोर्सेज को या एक दूसरे को अगर कुछ भी चीज़ बांट रहे हो तो ऐसे एलोकेट करो कि वो दोनों को बराबर और इक्वली मिले। एलोकेटिंग इक्वली टू एवरीवन, नीड की बेसिस पर, ज़रूरत के बेसिस पर, ठीक है, ग्रीड के बेसिस पे नहीं कि अच्छा भाई वो उसका लालच है या वो भूखा है उस बेसिस पे नहीं, या वो गरीब है अमीर है उस बेसिस पे नहीं, उसकी ज़रूरत के बेसिस पर कि वो उसे इतनी ज़रूरत है तो उसे इतना मिलना चाहिए। एलोकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स। देन इक्विटी, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है सोसाइटी में, वो कितना दे पा रहा है, उस हिसाब से उतना ही उसे बदले में मिलना चाहिए ना। पता लगे वो एफर्ट ज़्यादा डाल रहा है, टाइम ज़्यादा दे रहा है, सब कुछ ज़्यादा दे रहा है, बट उसे इन रिटर्न मिलता कम है, तो वो चीज़ भी गलत हो जाएगी ना। तो इक्विटी, एलोकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। देन रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने ग्रुप नॉर्म्स की इज़्ज़त करते हो तो सामने वाले ग्रुप के नॉर्म्स की भी इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। प्लूरलिस्ट सोसाइटी जैसे कि इंडिया में, जो कि मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल है ना, मतलब क्या ही बोल दिया मैंने, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं इंडिया में, बहुत सारे कल्चर्स फॉलो करते हैं, बट हम ऐसे किसी कल्चर पे आवाज़ उठा के नहीं बोल सकते कि ये गलत है, या इनके कल्चर में ये जो चीज़ करी जा रही है ये गलत है। लाइक गुरुद्वारे में सिर ढकना गलत है, या किरपान और वो तलवार वगैरह जो वो अंदर रखते हैं वो रखना गलत है, या क्या कहते हैं उसे, मंदिर में चप्पल उतार के जाना गलत है, सिर ढक के जाना गलत है, और मे बी वी कैन से कि बुर्का पहनना गलत है। वो चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। इफ़ वी रिस्पेक्ट हमारा रिलीजन, हमारा ग्रुप के नॉर्म्स जो कि अनरिटन, अनसेड, अनस्पोकन रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, जो हमारा ग्रुप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस तरीके से उस वे में बिहेव करें, तो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट ना सामने वाले ग्रुप का नॉर्म, ठीक है। तो ऐसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो कि इंडिया में है, ये बहुत ज़रूरी और ये बहुत नेसेसरी बन जाता है कि हम रिस्पेक्ट करें और सेंसिटिव रहें, थोड़ा सा सेंसिटिव रहें कुछ स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स को लेकर जो कि अलग अलग सोशल और एथनिक ग्रुप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग सोशल और कल्चरल रिलीजियस ग्रुप्स के होते हैं। वही उस रिलीजन में उस ग्रुप में इस दिन को ये खाना खाया जाता है तो खाया जाएगा ना, क्योंकि वहाँ सब लोग ही खाते हैं एंड वो उनके ग्रुप का नॉर्म है। एंड अगर हमारे ग्रुप के नॉर्म में हमारे यहाँ पर जैसे होता है ना कि थर्सडे को साबुन नहीं लगाते, ऐसा कुछ होता है, कैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, मतलब ये होता है कि ट्यूसडे को हनुमान जी का दिन होता है एंड मंदिर जाना चाहिए, प्रसाद वगैरह देना चाहिए, बांटना चाहिए और मत्था टेक के आना चाहिए, वो चीज़ होती है। या शिव जी का दिन होता है, 16 सोमवार का व्रत होता है, वो सब। तो वैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने ग्रुप के नॉर्म्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट ना सामने वाले ग्रुप का नॉर्म, क्योंकि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे कोई ग्रुप के नॉर्म को वॉयलेट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है
कि कोई हमारे साथ ऐसे करे तो हमें भी वो सामने वाले के साथ नहीं करनी चाहिए ना। सॉरी। तो यही है कि, और ये नोटिस किया गया है कि बहुत सारे कम्युनल राइट्स इसीलिए होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि वो ऐसी इनसेंसिटिविटी रखते हैं लाइक एम्पैथी तो नहीं रखते हैं एंड ना ही सेंसिटिविटी रखते हैं सामने वाले के स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ग्रुप्स के नॉर्म्स को लेकर, बल्कि इनसेंसिटिविटी रखते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पत्थर दिल बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इंसान बन जाते हैं ना, वैसे ही। तो अब आप लोग मिठाइयाँ बांट सकते हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो सॉरी ऐसे भद्दे मजाक के लिए, बट सच कड़वा होता है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, सबको मुबारक हो। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। एंड क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा ऑफ कोर्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। कुछ भी लगे समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड में डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक दोबारा से समझना है, पुराने चैनल पर जो चैप्टर्स टॉपिक्स समझा रखे हैं उसमें से कुछ भी लगे है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, वापस से पढ़ना पड़ेगा, या इफ़ यू वांट कि मैं ही वापस से वो चीज़ समझाऊँ पढ़ाऊँ, प्लीज़ डू सजेस्ट फ्रीली एंड फ्रीली। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने का कष्ट उठाने के लिए।